एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीचिंग। आज हम नोम चॉम्स्की के भाषाई सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि नोम चॉम्स्की साहब क्या कौन थे और उनकी क्या भाषाएं थी, क्या उन्होंने मतलब सिद्धांत उनके, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले नोम चॉम्स्की का भाषाई सिद्धांत का आधार जैव भाषा विज्ञान में निहित है। भाषाई स्कूल जो मानता है कि भाषा की संरचना को रेखांकित करने वाले सिद्धांत मानव मन में जैविक रूप से पूर्व निर्धारित है और इसकी इसलिए आनुवंशिक रूप से विरासत में मिले हैं। आनुवंशिक रूप से तो आप जानते ही होंगे, हेरिडिटिक, जैसे कि माता पिता के गुण जो भी होते हैं वो बच्चों में आना, ये हमारा आनुवंशिक रूप होता है। उनका तर्क है कि सभी मनुष्य सामाजिक सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद एक ही अंतर्निहित भाषाई संरचना साझा करते हैं। इस स्थिति को अपनाने में चॉम्स्की ने B.F. स्किनर के कट्टरपंथी व्यवहारवादी मनोविज्ञान को खारिज कर दिया। मतलब कि जो हमारे नोम चॉम्स्की थे, उन्होंने कहा कि भाषा सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद एक अंतर्निहित भाषाई संरचना साझा करते हैं, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी संस्कृति है, उन सब मतलब हर किसी की डिफरेंट भाषा है, डिफरेंट संस्कृति है, डिफरेंट कल्चर है, सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी अंतर्निहित भाषाई संरचना साझा करते हैं, कि उनकी जो भाषा होती है ना, वो लगभग मिलती जुलती होती है। कंप्लीट एक जैसी नहीं होती, बट मिलती जुलती होती है। इस स्थिति को अपनाने में जो चॉम्स्की साहब थे, उन्होंने B.F. स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत को खारिज कर दिया। तो चॉम्स्की का तर्क है कि भाषा मानव प्रजाति का एक अनूठा विकासवादी विकास है और किसी भी अन्य पशु प्रजाति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संचार के तरीकों से अलग है। भाषा के बारे में चॉम्स्की का मूल निवासी आंतरिकवादी दृष्टिकोण तर्कवाद के दार्शनिक स्कूल के अनुरूप भाषा के मूल निवासी विरोधी बाह्यवादी दृष्टिकोण के विपरीत है। सार्वभौमिक व्याकरण, यहाँ पे देखिए एक बार ये हमने छोड़ दिया था, जो विस्तृत रूप से भाषाई शोध के रूप में शुरू हुआ था, राजनीतिक कारणों में शामिल होने और एक पुरानी दार्शनिक परंपरा के साथ पहचान के माध्यम से मनुष्य के समग्र सिद्धांत को तैयार करने के प्रयास से कम नहीं है। इसलिए इसकी जड़ें भाषाई सिद्धांत से प्रकट होती है। मानव जाति के लिए सामान्य लेकिन केवल मनुष्य प्रजातियों के लिए विशिष्ट संज्ञानात्मक संरचनाओं की खोज काफ़ी आसानी से अविभाज्य मानव विशेषताओं के बारे में सोचने की ओर ले जाती है। एडवर्ड मार्केट ने चॉम्स्की की भाषाई सिद्धांत के महत्व पर ये चर्चा की है। ओके तो यहाँ पे सार्वभौमिक व्याकरण क्या कहती है यहाँ पे, कि 1960 के दशक से चॉम्स्की ने यह सुनिश्चित किया कि वाक्य विन्यास ज्ञान कम से कम आंशिक रूप से जन्मजात होता है। यानी कि हमारा जो ज्ञान होता है ना, वो हमें जन्म से भी मिलता है, आनुवंशिक रूप से भी मिलता है, भले ही वो आंशिक रूप से थोड़ा सा हो, मतलब बिल्कुल कम हो, बट होता है। जिसका अर्थ है कि बच्चों को अपनी मूल भाषाओं की केवल कुछ विशिष्ट विशेषताओं को सीखने की आवश्यकता होती है। वह मानव भाषा अधिग्रहण के बारे में टिप्पणियों पर अपना तर्क आधारित करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक बच्चा इंग्लिश पेरेंट्स के पास रहता है, एक बच्चा हिंदी पेरेंट्स के पास रहता है। तो जैसे जैसे उसके माता पिता बात करेंगे उससे, और उसके आनुवंशिक रूप से तो वो होता ही है जो भी होता है, बट उसका माता पिता के साथ रहने से उसकी भाषा पर भी फ़र्क पड़ेगा। हिंदी बोलने वाले पेरेंट्स के बच्चे हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलने वाले पेरेंट्स के बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। तो ये आनुवंशिक और एनवायरनमेंट और भाषा सबका एक संगम है। तो
टिप्पणियों पर अपना तर्क आधारित करता है और उत्तेजना की गरीबी का वर्णन करता है। बच्चों के संपर्क में आने वाली भाषाई उत्तेजनाओं और उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली समृद्ध भाषाई क्षमता के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, हालांकि बच्चों को उनकी पहली भाषा के भीतर स्वीकार्य वाक्य विन्यास रूपों के केवल बहुत छोटे और सीमित उपसमूह से अवगत कराया जाता है, फिर भी वे किसी तरह से उस भाषा में अनंत संख्या में वाक्यों को समझने और बनाने की अत्यधिक संगठित और व्यवस्थित क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, जिनमें वे भी शामिल है जो वो पहले कभी नहीं बोले गए थे। मतलब कि जब बच्चा जो वर्ड सुनेगा, जो वर्ड अपने आसपास देखेगा लोगों को बोलते हुए, वो वही वे वर्ड तो यूज़ करेगा ही, बट उससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट वर्ड भी अपने आप में संगठित करेगा, जो जिनमें वे शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी, जो पहले कभी बोले भी गए हो और हो सकता है नहीं भी बोले गए हो। इसे समझाने के लिए चॉम्स्की ने तर्क दिया कि प्राथमिक भाषाई डेटा को एक जन्मजात भाषाई क्षमता द्वारा पूरक होना चाहिए। चॉम्स्की ने क्षमता में इस अंतर को भाषा अधिग्रहण उपकरण के रूप में संदर्भित किया और सुझाव दिया कि भाषाविदों को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि वह उपकरण क्या है और यह संभावित मानव भाषाओं की सीमा पर क्या बाधाएं लगाता है। इन बाधाओं से उत्पन्न होने वाली सार्वभौमिक विशेषताएं सार्वभौमिक व्याकरण का गठन करेगी। कई विद्वानों ने भाषा के लिए इसके आनुवंशिक आधार की विकासवादी अव्यवहार्यता के आधार पर सार्वभौमिक व्याकरण को चुनौती दी है और भाषाओं के बीच सार्वभौमिक विशेषताओं की कमी और जन्मजात सार्वभौमिक संरचना और विशिष्ट भाषाओं की संरचना के बीच अप्रमाणित लिंक। विद्वान माइकल टोमासेलो ने चॉम्स्की के जन्मजात वाक्य विन्यास के ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित और व्यावहारिक अवलोकन पर आधारित नहीं होने के रूप में चुनौती दी है। तो किसने चुनौती दी है? माइकल टोमासेलो ने। क्या चुनौती दी है? कि जन्मजात वाक्य विन्यास ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जन्मजाति इंटेलिजेंट हो, जन्मजाति मतलब सोच सकता हो, और ये जो होता है व्यावहारिक अवलोकन पर आधारित नहीं होने के रूप में भी चुनौती दी है। क्यों? उसने कहा है कि ये न ही व्यावहारिक होता है और न ही ये जन्मजात होता है। हालांकि यह 1960 के दशक में 1990 के दशक तक प्रभावशाली था, लेकिन चॉम्स्की के नेटिविस्ट सिद्धांत की अंततः मुख्य धारा के बाल भाषा अधिग्रहण अनुसंधान समुदाय द्वारा शोध साक्ष्य के साथ असंगतता के कारण खारिज कर दिया गया। जोफ्रे सैम्पसन, जोफ्रे के पुलम और बारबरा स्कोल्स सहित भाषाविदों ने यह तर्क दिया कि इसके लिए चॉम्स्की के भाषाई सबूत झूठे थे। तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको इतनी सारी रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपसे चॉम्स्की के बारे में क्या पूछा जा सकता है? चॉम्स्की के बारे में पूछा जा सकता है कि भाषा किससे रिलेटेड है। भाषा के बारे में अगर जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो सीधा चॉम्स्की के बारे में आप बात करेंगे, क्योंकि चॉम्स्की को भाषा का जनक कहा जाता है। ओके, तो इतनी सारी रामायण ना पढ़ के आप इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़िए। चॉम्स्की कहाँ के थे, चॉम्स्की आप देख सकते हैं रात के 12:55 हो चुकी है और मेरे बच्चे भी सो चुके हैं, तो इसलिए मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ। सॉरी, कल के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो हम कहाँ पे थे? चॉम्स्की साहब के बारे में हम जान रहे थे कि वो कहाँ के हैं, उनका भाषा किस सिद्धांत से रिलेटेड है। बस इतना आप जान लीजिए उसके बारे में। इतनी सारी रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अगर थोड़ा बहुत सरसरी नज़रों से देखना चाहे तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि चॉम्स्की के बारे में एक शॉर्ट वीडियो हम डालेंगे यहाँ पे, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट होगी।
अभी इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि बच्चे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो भाषा विज्ञान, वाक्यात्मक संरचनाएं 1957, भाषाई सिद्धांत में वर्तमान मुद्दे 1964, वाक्य विन्यास के सिद्धांत के पहलू 1965, कार्टेशियन भाषा विज्ञान 1965, भाषा और मन 1968, द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश विद मॉरिसस हॉले 1968, भाषा पर विचार 1975, सरकार और बंधन पर व्याख्यान 1981, द मिनिमलिस्ट प्रोग्राम 1995। तो चॉम्स्की का प्रारंभिक कार्य गणितीय कठोरता के लिए प्रसिद्ध था और उन्होंने गणितीय भाषा विज्ञान के नवजात अनुशासन में कुछ योगदान दिया। औपचारिक भाषाओं के विश्लेषण में भी चॉम्स्की साहब ने पदानुक्रम रूप से जाने जाते हैं। कॉर्नर 1983 हिब्रू में वाक्यांश संरचना प्रस्ताव रखा। स्मिथ हमारे नोम चॉम्स्की साहब, ये हमारे हैं नोम चॉम्स्की साहब। थोड़ा जूम करके देखेंगे अभी। और यहाँ पे जिन जीवन और बुनियादी विचार इनके दिए हुए हैं, ये देखिए। नोम चॉम्स्की, पूरा नाम है इनका अवराम नोम चॉम्स्की। जन्म है 7 दिसंबर 1928, फिलाडेल्फिया। उल्लेखनीय कार्य सीटेंक्स थ्योरी के पहलू, आवश्यक भर्म, लोकतांत्रिक समाज में विचार, नियंत्रण, वाक्यागत संरचनाएं, अध्ययन के विषय, जनरेटिव व्याकरण, भाषा का दर्शन, तर्कवाद, परिवर्तनकारी। ये सब हमारे नोम चॉम्स्की के कार्य थे। जीवन और बुनियादी विचार। नोम चॉम्स्की का जीवन परिचय, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार प्रभावित किया, नोम चॉम्स्की की राजनीति क्या है, ये हमारे यहाँ के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप देखिए, इनके बारे में पढ़ लेना। जीवन और बुनियादी विचार इनके क्या थे। नोम चॉम्स्की का भाषा विज्ञान। भाषा के चॉम्स्की सिद्धांतों में नियम प्रणालियाँ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सॉरी।